हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाय होम द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा परफॉर्म होना चाहिए। देयर इज डिफरेंट पार्टीज जिनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है। प्रोमाइजर यानी कि जिसने प्रॉमिस किया है वो खुद परफॉर्म करेगा। एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है। थर्ड पार्टी के थ्रू, जॉइंट प्रोमाइजर हैं अगर एक से ज़्यादा प्रोमाइजर हैं उनके थ्रू, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो प्रोमाइजर या प्रोमाइजी के हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा। तो फर्स्ट वन है प्रोमाइजर हिमसेल्फ, यानी जिसने प्रॉमिस किया है वो खुद परफॉर्म करेगा। जैसे कि सिंगर हैं या आर्टिस्ट हैं, वो खुद ही अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, अगर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू उसको परफॉर्म नहीं करवा सकते हैं। हम किसी सिंगर को बुलाते हैं कि आपने गाना गाना है कहीं पे, तो वो खुद ही परफॉर्म करेगा। अगर वो गाना नहीं गा पाता है किसी कारणवश तो वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द माना जाएगा। तो यहाँ पे पार्टी खुद ही पर्सनल बिहाफ पे ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करती है। सेकंड है प्रोमाइजर एंड एजेंट, या तो प्रोमाइजर खुद या उसका एजेंट परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल के केसेस में जो भी एक्टिविटी होती है, परफॉर्मेंस होती है, दे कैन बी डन बाय द एजेंट फॉर द पब्लिक। तो यहाँ पे एजेंट जो है अपने परफॉर्मेंस को पूरा करता है। तो प्रोमाइजर या एजेंट में से जो भी व्यक्ति परफॉर्म करेगा, मे बी एजेंट जो है वो परफॉर्मेंस देगा तो एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है। थर्ड आता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। माना आपने प्रॉमिस किया है और या प्रोमाइजर की डेथ हो जाती है, प्रोमाइजी की डेथ हो जाती है, तो इन केसेस पे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो चीज़ों को परफॉर्म करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम आगे समझेंगे। आपके जॉइंट प्रोमाइजर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, उसमें जॉइंट प्रोमाइजर ए या बी दोनों मिलकर किसी ने सी पार्टी से प्रॉमिस करते हैं, तो यहाँ पे जॉइंट प्रोमाइजर मिलकर काम करेंगे। ए और बी में से हो सकता है कि ए परफॉर्म ना कर पाए तो यहाँ पे बी परफॉर्म कर सकता है। तो वहाँ पे अगर बी परफॉर्म कर रहा है तो ये मान के चलेंगे कि ए ने भी परफॉर्म कर दिया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ए अलग से परफॉर्म करेगा और बी अलग से परफॉर्म करेगा। तो जॉइंट परफॉर्मेंस में दोनों ही पार्टी परफॉर्म करती है जॉइंटली। अगर उनमें से एक परफॉर्म नहीं कर पाती है तो ये मान के चलते हैं कि दूसरे ने भी परफॉर्म कर दिया है। अगर दूसरे ने कर दिया है तो पहले वाला भी फ्री हो जाएगा परफॉर्मेंस से। फोर्थ वन आता है थर्ड पर्सन। परफॉर्मेंस किसी थर्ड पर्सन के थ्रू भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ए एंड बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी ने पेमेंट करनी है लेकिन बी के पास मनी नहीं है, देन सी कैन पे टू द ए। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के थ्रू परफॉर्मेंस को पूरा किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आता है ए प्रॉमिस टू पेंट ए पिक्चर ऑफ द बी। ए ने प्रॉमिस किया कि बी की पिक्चर बनाएगा। तो ये ए जो है यहाँ पे आर्टिस्ट है। तो अगर ए उस पिक्चर को परफॉर्म करने वाला ए है तो इट्स मीन प्रोमाइजर हिमसेल्फ परफॉर्म टू ड्यूटी। या प्रोमाइजर खुद ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है। अगर ए की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ए की स्किल के आधार पे प्रॉमिस हुआ था। तो उसी तरह से अगर ए सिंगर है और वो प्रॉमिस करता है बी के थिएटर में गाएगा, तो अगर ए की डेथ हो जाएगी तो ए के बिहाफ पे कोई और नहीं गा सकता है। यहाँ प्रोमाइजर हिमसेल्फ परफॉर्म हो रहा है। सेकंड है ए प्रॉमिस टू बी टू पे 1000 डिलीवरी और सर्टेन गुड्स एंड ए मे परफॉर्म द प्रॉमिस देयर हिमसेल्फ एंड ऑर्डर टू एजेंट टू पे द मनी टू बी। इट्स मीन दैट कि ए प्रॉमिस करता है बी को कि 1000 देगा। यहाँ पे ए पेमेंट ना करके उसका एजेंट बी को 1000 दे रहा है। तो यहाँ एजेंट के माध्यम से परफॉर्मेंस को किया जा रहा है। अनदर एग्जाम्पल है कि ए प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन सर्टेन डे ऑन द पेमेंट ऑफ द 1000। ए बी को प्रॉमिस करता है कि किसी किसी दिन वो गुड्स को देगा और उस दिन उसने 1000 देना है। या और यह एक कॉन्ट्रैक्ट जो है एक फाइनल हो जाता है। ए की यहाँ पे डेथ हो जाती है, वो गुड्स को डिलीवर करने से पहले उसकी डेथ हो जाती है। नाउ जो ए के लिए रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो बॉन्ड होंगे पेमेंट के लिए। तो इस केस में ए के जितने भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्टिकुलर, वो बी के लिए बॉन्ड होंगे कि वो बी को गुड्स दें और बी से 1000 पेमेंट लें। नेक्स्ट आता है कि ए बी सी ज्वाइंटली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं डी के साथ कि वो सेल करेंगे एंड दे ज्वाइंटली परचेज द प्रॉपर्टी। डी की ज्वाइंटली परचेज प्रॉपर्टी करेंगे। तो यहाँ पे ए बी सी ज्वाइंट प्रोमाइजर हैं जो डी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो यहाँ पे ए बी सी इक्वली लायबल होंगे यानी पेमेंट करने के लिए। जब डी उनको प्रॉपर्टी देगा तो यहाँ पे पेमेंट तीनों की इक्वली लायबल होगी। तो यहाँ पे ज्वाइंट प्रॉमिस यहाँ पे हो रहा है। अनदर एग्जाम्पल, A want to sell his property to B and A, B both enter to contract to sell to property.
ए जो है वो सेल कर रहा है बी को यहाँ पे प्रॉपर्टी, एंड ए सडनली इल, यहाँ पे जो है वो ए सडनली बीमार हो जाता है, एंड पावर ऑफ अटर्नी टू एल्डर ब्रदर, यहाँ पे ए के बड़े भाई ई को पावर ऑफ अटर्नी होती है, तो यहाँ पे ए और बी, अगर ए उसमें हालत उसकी ठीक नहीं है तो यहाँ पे ए की जगह ई परफॉर्म करेगा। नाउ ई एंड वी परफॉर्म टू सेम ड्यूटी, ओके, फॉर द प्रोमाइजर, मतलब ए के लिए जो भी ड्यूटी परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ द जॉइंट राइट एंड लायबिलिटी। यहाँ पे इसको डेवोल्यूशन भी कहते हैं, कि डेवोल्यूशन का मतलब होता है कि जब हम पासिंग आउट करते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को पास आउट करते हैं, उसको डेवोल्यूशन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ द जॉइंट राइट एंड लायबिलिटी, हम जब अपने अधिकार को किसी दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, हम कब कर सकते हैं? देखिए, जब हम जॉइंट प्रोमाइजी या जॉइंट प्रोमाइजर होते हैं, उस टाइम हम अपने अधिकार को दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं कुछ सर्कमस्टांसेस में। तो व्हेन 2 या मोर पर्सन हैव टू मेक ए जॉइंट प्रॉमिस, जब एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा लोग आपस में जॉइंट प्रॉमिस करते हैं, तो उस केसेस में जो है हम अपने अधिकारों को दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल ए, बी दोनों ने म्यूचुअली किसी चीज़ पे एग्रीमेंट किया है, ए की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो ए के अधिकार है वो ट्रांसफ़र हो जाएँगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं, एबीसी जॉइंटली टूक ए लोन टू डी, एबीसी ने डी से लोन लिया और ए की यहाँ पे डेथ हो जाती है। नाउ जो लोन की वापसी है वो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा, ठीक है? तो इन दिस केसेस जो ए के अधिकार हैं वो किसको ट्रांसफर हो जाए, ए की लायबिलिटी किसको ट्रांसफर हो रही है? ए की लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, ओके? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी और सी के साथ मिलकर उस लोन को वापस करेगा। तो ये है आपकी, जब भी आपके जॉइंट प्रॉमिस होता है तो उसमें जो आपके राइट अधिकार है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो भी जॉइंट लायबिलिटी होती है वो किस तरह से ट्रांसफर होती है और उसकी मतलब उसमें क्या करैक्टर पाया जाता है। देखिए, परफॉर्म्ड बाय ऑल द जॉइंट प्रोमाइजर, जब जॉइंट प्रॉमिस होता है तो यहाँ पे 1 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर प्रॉमिस करते हैं किसी काम को करने के लिए, तो उनको वो जॉइंटली परफॉर्म करना पड़ता है। 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो भी प्रॉमिस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में जॉइंटली परफॉर्म करेंगे। ऑल सच पर्सन ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइफ, जब तक वो जिंदा है तब तक परफॉर्म करेंगे, उसके बाद उनकी डेथ के बाद उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे लास्ट वन तक। जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव लास्ट वन तक होगा वो परफॉर्म करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एबीसी जॉइंटली बोरो टू सम मनी फ्रॉम एक्स, एबीसी ने एक्स से उधार लिया और कहा कि वो जॉइंटली उस उधार को वापस करेंगे। यहाँ पे ए की डेथ हो जाती है तो ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा एल, वो बी और सी के साथ जॉइंटली उसको पेमेंट करने के लिए लाइबल होगा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में अभी डिस्कस हमने किया। सेवरल लाइबिलिटी ऑफ द जॉइंट प्रोमाइजर क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल कि एक जो प्रोमाइजर है उसकी सेवरल लायबिलिटी क्या होगी? आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर प्रॉमिस करते हैं और अपनी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। उसमें से हो सकता है कि एक पूरा का पूरी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं, लेकिन बाकी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एबीसी जॉइंटली साइन टू प्रोमिसरी नोट टू 3000, एबीसी ने प्रोमिसरी नोट साइन किया कि वो 3000 पे करेंगे, एंड यहाँ पे क्या हुआ कि 3000 तीनों में डिवाइड होने थे, यानी कि 1,000 इन तीनों ने पे करना था, लेकिन यहाँ पे ए कंपेयर टू पे इंटायर अमाउंट, ए ने सारा का सारा अमाउंट 3000 पे कर दिया, ठीक है? तो इट्स मीन दैट कि ए ने सारा का सारा अमाउंट पे कर दिया है। नाउ बी एंड सी यहाँ पे बचे, तो ए जो रिकवरी करेगा अमाउंट की 1,000 वो किससे लेगा? बी और सी से, ओके? तो यहाँ पे बी की लायबिलिटी बनती है सी की लायबिलिटी कि वो ए को 1,000 जो है वो पेमेंट करें म्यूचुअली, ओके? तो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक केसेस है, इसमें एक और सिचुएशन हो सकती है कि सामने वाला बी को अगर फ्री कर देता है, तो यहाँ पे ए और सी की लायबिलिटी बनेगी, वो जो 1500 आएगी, यानी 1500 ए और सी को देने पड़ेंगे अगर बी को लायबिलिटी से फ्री कर दिया जाए। तो नेक्स्ट हमारे केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप बेटर अंडरस्टैंड करेंगे, अगर कोई भी प्रोमाइजर को हम रिलीव करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा कि यहाँ पे ए बी सी लायबिलिटी उनकी 3000 की थी और सामने वाला बी को रिलीव कर रहा है कि बी ने पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ ए और सी ने पेमेंट करनी है, तो ए और सी की पेमेंट यहाँ पे 1500 बनेगी।
और अगर हम किसी भी जॉइंट प्रोमाइज़र को रिलीव कर देते हैं कि सॉरी वन जॉइंट प्रोमाइज़र में से किसी वन एक व्यक्ति को रिलीव कर देते हैं कि उसने पेमेंट नहीं करनी है, उसने उसकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर देते हैं, तो जितने भी बाकी जॉइंट प्रोमाइज़र होंगे उनकी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी, आपने ज़रूर ध्यान रखना है। प्रीवियस केस में अगर बात करें हम, तो बी की लायबिलिटी अगर डिस्चार्ज हो रही है तो ए और सी की बनी रहेगी। नेक्स्ट आता है कि डिवोल्यूशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द जॉइंट राइट, यानी कि जॉइंट राइट का जो ट्रांसफ़र है वो कैसे होता है? तो अभी मैंने कहा कि अगर आपकी लायबिलिटी किसी पार्टिकुलर चीज़ के लिए है, पार्टिकुलर पेमेंट के लिए है, पार्टिकुलर डिलीवरी के लिए है, आप जब तक लाइव हो तब तक आप उसको परफ़ॉर्म करना करना पड़ेगा, जब तक वो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपके आधार पे उसको परफ़ॉर्म करेंगे लास्ट सर्वाइवर तक, मतलब जो भी लास्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। अभी हमने बात की कि राइट जो है, कुछ राइट जो हैं वो हमारे ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं जॉइंट प्रोमाइसेस के केसेस में। जैसे ए इन कंसिडरेशन 5000 लेट हिम टू बी एंड सी। ए ने उधार दिया, किसको दिया? बी और सी को, और बी और सी ने जॉइंटली प्रॉमिस किया कि वो पेमेंट करेगा विद इंटरेस्ट। यहाँ पे बी की डेथ हो जाती है। नाउ सी जो है वो अकेला जो है वो पेमेंट के लिए नहीं बचेगा, बल्कि बी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सी के साथ मिलकर पेमेंट करेंगे। ओके? तो ऐसा नहीं है कि किसी की डेथ हो जाती है तो वो अपने लायबिलिटी से फ्री हो जाता है। उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे उस पेमेंट करते हैं अदर पार्टीज़ के लिए। Okay, so this is the lectures of the devotions of the transfer of the liability and the rights. तो किस तरह से किस तरह से राइट एंड लाइबिलिटी जो है वो ट्रांसफ़र होती है कुछ सर्कमस्टांसेस में। नेक्स्ट हमारा चैप्टर इसी से रिलेटेड है, आप बने रहें।